गुड मॉर्निंग बच्चों हम अतीत में दबे पांव ओम थानवी जी द्वारा का लिखा हुआ पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने मोहनजोदड़ो की वास्तुकला तक का पढ़ा था। अब हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे कि लेखक बताते हैं कि इस गढ़ के ठीक पीछे उच्च कोटि की बस्ती है। इसके 5 किलोमीटर दूर सिंधु नदी बहती है। पूरब की इस बस्ती से घूम कर देखें तो चारों तरफ खंडहर दिखाई देंगे। दक्षिण की तरफ कामगारों की बस्ती है, जहाँ टूटे फूटे मकान का जमघट है। पर आश्चर्य की बात है कि निम्न वर्ण के घर इतने मजबूत हैं जो 5000 साल टिक सके। शायद कामगारों की बस्ती यहाँ से दूर ही हो। वैसे भी इन 100 सालों में सिर्फ 1/3 हिस्से की खुदाई ही हो पाई है और अब बंद हो चुकी है। लेखक बताता है कि स्तूप के टीले से महाकुंड के विहार की दिशा के दाईं तरफ उतरते हुए एक लंबी गली है, जिसे संयोग से इस धरोहर के प्रबंधकों ने भी इस गली का नाम देवगली रखा है। सामूहिक स्नान के लिए यह 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा कुंड बनाया गया था, जो अनुष्ठान का एक अंग होता है। यह 7 फुट गहरा है, जिसके उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियाँ उतरती हैं। इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष, 8 स्नान घर हैं जो 5 में हैं, जिनके द्वार एक दूसरे के सामने नहीं हैं। यह बात वास्तुकला का ही हिस्सा है। लेखक के अनुसार कुंड में से पानी न रिस सके तथा अशुद्ध पानी कुंड में न आए, इसके लिए चूने चिरोड़ी के गारे तथा पक्की ईंटों से बनाए गए हैं। इसके पीछे की दीवार के साथ दूसरी दीवार खड़ी की गई है, जो सफ़ेद डागर की है। कुंड के एक तरफ कुआं, जिसका घेरा दोहरा है और पानी का एकमात्र आनुष्ठानिक स्रोत था। कुंड से पानी बाहर बहाने की पक्की और ढली हुई नालियां हैं। पुरातात्विक विद्वान तथा इतिहासकारों के अनुसार पानी निकासी की ऐसी सुव्यवस्थित प्रणाली पहले कहीं नहीं देखी गई। ये पक्की ईंटें धूसर और समरूप थीं। इन्होंने महाकुंड के बाद गढ़ की परिक्रमा की। कुंड के दूसरी तरफ कोठार, जो कर के रूप में हासिल अनाज जमा करने के लिए बनाया होगा। यहाँ 9-9 चौकियों की 3 कतारें हैं। उत्तर में एक गली है, जो बैलगाड़ियों के आवागमन व ढुलाई के लिए होगी, तथा इस बात के पुख्ता सबूत भी मिले हैं। ऐसा ही कोठार हड़प्पा में भी पाया गया है। अब यहाँ स्पष्ट हो चुका कि इस सभ्यता में व्यापार के साथ साथ उन्नत खेती भी होती थी। पहले यह माना गया था कि यहाँ के लोग अन्न उपजाते नहीं थे, आयात करते थे, परंतु अब यह माना जाता है कि लोग मूलतः खेतिहर और पशुपालक ही हैं। लोहा नहीं था, परंतु पीतल तांबा बहुत था। पत्थर सिंध का तथा तांबा राजस्थान से लेकर ये खेती बाड़ी के उपकरण बनाते थे। यहाँ के लोग रबी की फसल उगाते थे, जिसमें कपास, गेहूँ, जौ, सरसों और चने के पुख्ता सबूत मिले हैं। विद्वान मानते हैं कि यहाँ ज्वार, बाजरा, रागी, खजूर, खरबूजे तथा अंगूर भी उगाते थे। यहाँ इन सभी चीज़ों के बीज मिले हैं। सिर्फ कपास के बीज नहीं मिले, परंतु सूती कपड़ा मिला है। दुनिया में सबसे पुराने सूती कपड़े का दूसरा नमूना जार्डिन में मिला, जो 3000 ईसा पूर्व का है। यहाँ कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी, जिसका सबूत है एक छोटा सा कारखाना जो मोधो स्वरूप वस्त्र को मिला। शायद यहाँ सूत का निर्यात होता था, जैसा सिंध के मध्य एशिया और यूरोप को सदियों से हुआ। मेसोपोटामिया के शिलालेखों में लिखा शब्द मेलुहा का प्रयोग मोहनजोदड़ो के लिए मिलता है। लेखक बताता है कि महाकुंड के उत्तर पूर्व में खुले दालान वाली एक लंबी इमारत है, जिसके 3 तरफ बरामदे हैं। पुरातत्वविद इसे धार्मिक अनुष्ठान के लिए ज्ञानशालाओं की इमारत मानते हैं। इनके दक्षिण में टूटी हुई इमारत में 20 खंभों वाला हाल है,
जो शायद कोई सामुदायिक या प्रशासनिक केंद्र रहा होगा। गढ़ की चारदीवारी के बाहर हम छोटे टीलों पर बनी बस्तियों में पहुँचे, जिसे नीचा नगर कहते हैं। यहाँ के कुओं की शक्ल मीनार जैसी होती है। लेखक बताता है कि तब पूरब की बस्ती रईसों की थी। हालांकि यहाँ कल पूरब की बस्तियाँ लेखक बताता है कि तब पूरब की बस्ती रईसों की थी। हालांकि आजकल पूरब की बस्तियाँ गरीब हैं। इसमें बड़े घर, चौड़ी सड़कें और ज़्यादा कुएँ हैं। पुरातत्वविदों ने खंडहरों को अपने अपने नामों पर हलकों में बांट रखा है। डीके हल्का सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें मुख्य सड़क है जो अब आधा मील बची है। पहले शायद पूरे शहर में फैली हो। इस पर 2 बैलगाड़ियाँ एक साथ आ जा सकती हैं। शायद सड़क बाजार में पहुंचती हो। इस सड़क के दोनों ओर घर हैं, परंतु सड़क की तरफ पीठ है, जिनके दरवाजे अंदर की गलियों में खुलते हैं। शायद इसी शैली को कार्बूजिए ने चंडीगढ़ में इस्तेमाल की। चंडीगढ़ में भी मुख्य सड़क से पहले घर में जाने के लिए सेक्टर में घुसना पड़ता है, फिर गली में तथा फिर घर में, जैसे कविता में से कविता निकलती है। शायद ऐसे ही वास्तुकला में भी कोई प्रेरणा, चेतना अवचेतन में ऐसे ही सफ़र करके आती होगी। सड़क के दोनों तरफ तथा बस्ती के भीतर समानांतर नालियां हैं। बस्ती की नालियां छोटी तक जाकर जाल के रूप में मुख्य नालियों से जुड़ जाती हैं। ये आमतौर पर ढकी हुई हैं, केवल कुछ जगहों पर खुली, जिससे यहाँ के बाशिंदों की स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का पता चलता है। इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता ज्ञात संस्कृतियों में अकेली ऐसी है जो भूजल तक पहुँची, क्योंकि केवल यहाँ 700 के करीब कुएँ थे। यहाँ की पानी निकासी बेजोड़ है। डीके हल्के में घरों की दीवारें मोटी तथा मजबूत तथा कहीं कहीं दीवारों में छेद भी हैं, जिन्हें देख लगता है कि शहतीरों का प्रयोग शायद ऊपरी मंजिल बनाने के लिए हुआ हो। सभी घर पक्की ईंटों से बने हैं, जबकि हड़प्पा में कहीं कहीं कच्ची ईंटों का भी प्रयोग मिला है। मोहनजोदड़ो में मामूली जगहों पर पत्थरों का प्रयोग हुआ है, जैसे कहीं कहीं नाली ढकने के लिए। लेखक के अनुसार हैरानी की बात यह है कि सामने की दीवारों में सिर्फ प्रवेश द्वार हैं, खिड़कियां नहीं हैं। खिड़कियां शायद ऊपरी मंजिलों में छोड़ते हों। केवल बड़े घरों में आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियां प्रयुक्त हुई हैं, जो शायद धातु कर्म में प्रयुक्त होती हों। घर छोटे बड़े तो हैं, पर एक कतार में हैं। ज़्यादातर घरों का आकार 30 गुना 30 फुट का होगा, परंतु कुछ घर दुगने या तिगुने आकार के भी हैं। शैली हर जगह एक है। इस व्यवस्थित बस्ती में एक घर मुखिया का कहा जाता है, जिसमें 2 आंगन तथा 20 कमरे हैं। दीक्षित काशीनाथ हल्का बीसी पूरब में है, जहां एक घर से याजक नरेश की मूर्ति मिली है। डीके जी की मुख्य सड़क पर दक्षिण की तरफ एक फलांग दूर HR हल्का है। सड़क इसे 2 भागों में बांटती है। इसकी खुदाई 1924-25 में की गई थी। यहाँ एक बड़े घर से कुछ कंकाल तथा एक घर से प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प भी निकला था। यह मूर्ति संसार में बेजोड़ है, जो अब दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। यहाँ एक उपासना केंद्र है, जिसमें आमने सामने सीढ़ियाँ हैं, जो ध्वस्त ऊपरी मंजिल पर जाती है। गढ़ी के पीछे VS हिस्सा है, जो माधो स्वरूप वत्स के नाम से है, तथा यहाँ लोगों के लिए रोमांचक रंगरेज कारखाना है। इसमें नीचे ईंटों के गोल गड्ढे उभरे हुए हैं, जिनमें शायद रंगाई के बर्तन रखे जाते हों। 2 कतारों में 16 एक मंजिला मकान है, जिसमें 2-2 कमरे तथा स्नान घर हैं। एक कतार मुख्य सड़क पर तथा दूसरी पीछे छोटी सड़क पर है। शायद ये कामगारों के घर हों। इन बस्तियों में
कुएं सामूहिक प्रयोग के लिए हैं। लेखक के अनुसार जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों की एक विशाल प्रबंध छपवाया था, जिसमें खुदाई में मिली ठोस पहियों वाली गाड़ी बिल्कुल वैसा ही चित्र भी प्रकाशित है। लेखक को अपने बचपन का समय याद आता है, जब उसके गांव में ठोस पहिए वाली बैलगाड़ी में दुल्हन पहली बार ससुराल जाती थी। बाद में ठोस पहिए की जगह आरे वाले पहियों ने ले ली। हवाई जहाज़ के उतारू पहिए बाजार में आते ही ऊंट गाड़े का आविष्कार हो गया। रेगिस्तान के जहाज़ से हवा के जहाज़ का ऐतिहासिक गठजोड़ है। अब यहाँ बैलगाड़ी या ऊंट गाड़े का इस्तेमाल होगा। मेज़बान ने अजायब घर याद दिलाया तो ये सभी यहाँ से निकलकर एक साबुत इमारत में आ गए। यह कस्बाई स्कूल की तरह छोटा है। महत्वपूर्ण चीज़ें कराची, लाहौर, दिल्ली तथा लंदन में हैं। यहाँ की खुदाई में पंजीकृत चीज़ों की संख्या 50,000 के करीब है। गेहूँ, तांबे, कांसे के बर्तन, मुहरे, वाद्य, चाक, चित्रित भांडे, चौपड़, गोटियाँ, दिए, माप तौल, आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी, कंगन, खिलौने, भनकों वाले हार, औजार काले पड़ गए हैं। यहाँ पर तैनात अली नवाज़ ने बताया कि यहाँ सोने के गहने भी थे जो चोरी हो गए हैं। यहाँ हथियार एकदम नहीं मिले जो राजतंत्र में होने चाहिए। विद्वान इसका कारण समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सैन्य सत्ता नहीं थी तो अनुशासन ज़रूर था, जो इस नगर को सुव्यवस्थित, वास्तुशिल्प, मुहर, साफ सफाई सभी तरह से सुनियोजित रूप से खड़ा किए हुए हैं। सांस्कृतिक रूप से प्रभुत्व तथा दिखावे की होड़ इस सभ्यता में नहीं थी। कुछ सुइयाँ तांबे और कांसे की सुइयाँ तथा दीक्षित को सोने की 3 सुइयाँ मिली जो 1-2 इंच लंबी थीं। ये कशीदाकारी के काम में आती होंगी। खुदाई में मिले नरेश के बदन में पर गुलकारी वाला दुशाला है, जिससे यह मूर्ति आकर्षक लगती है। आज छापे वाला कपड़ा सिंध की पहचान तो है, परंतु आविष्कार बहुत बाद का है। खुदाई में हाथी दांत तथा तांबे की सुइयाँ मिली, जिससे साक्ष्य न मिलने पर भी ऐसा मानते हैं कि दरी भी बनती होगी। लेखक शंका व्यक्त करता है कि अब शायद साक्ष्य मिले भी नहीं, क्योंकि सिंधु के रिसाव और दलदल की समस्या आ गई है। मौजूदा खंडहरों को बचाना भी अपने आप में बड़ी चुनौती है। तो बच्चों, यह हमने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खुदाई में मिली चीज़ें अतीत के दबे पांव के माध्यम से जानी। धन्यवाद बच्चों।